नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक जन्म पत्री पर बात करने जा रहे हैं, एक हॉरोस्कोप पर बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मेरे से प्रश्न पूछा गया था। मुझसे पूछा गया था कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अपने विचार रखें। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने एक कुंडली बनाकर, एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रखूं। मीडिया में और समाज में विपक्ष वाले, जो आरएसएस के विपक्षी लोग हैं, वो लोग एक अलग तरह का माहौल बना रहे हैं या कुछ अलग ही बात कर रहे हैं कि आरएसएस का जैसे पतन होने जा रहा है, आरएसएस खत्म हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध खराब हो रहा है। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी आपस में तालमेल बिठाकर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहे या कुछ दूसरी बातें कर रहे हैं। इन दोनों का आपस में तालमेल नहीं बन रहा। तो इस टॉपिक पर आप लोगों के आपके क्या विचार हैं? तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने रखने लगा हूं। आज के वीडियो में आपको कुछ एक दो सूत्र जरूर बताऊंगा, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं अपनी हर वीडियो के अंदर। मैंने आप लोगों को एक आधा सूत्र हमेशा दिया है। कुंडली को एनालाइज करके आप लोगों के सामने अपनी ऑब्जर्वेशन रखता हूं, क्या रीजन रहते हैं। किसी भी जन्म पत्री को देखने के लिए आपका जन्म का समय एक्यूरेट होना जरूरी है। अगर एक्यूरेट नहीं है तो फिर आपकी कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप भी दिखाते हो ना, तो उसके अंदर भी ये सब चीजें देखी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जन्म पत्री जो मेरे पास है वो एक विश्वसनीय सूत्रों से, आप जानते हो मैं भारतीय विद्या भवन से मैंने ज्योतिष अलंकार आचार्य किया है, तो वहीं से मुझे ये बर्थ हॉरोस्कोप मिली है। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में स्थापना की गई। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे, डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। ही वॉज ए डॉक्टर, वो एमबीबीएस डॉक्टर थे और उन्होंने भारत की आजादी के लिए भी कुछ काम किया, अच्छा काम किया, जैसा कि हमारे को इतिहास भी बताता है। तो आज हम इस जन्म पत्री पर काम करेंगे और इस पर ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ एक चीजों को। तो जब यह हॉरोस्कोप मेरे पास आई थी शायद 2016 या 17 में, तो मैंने इसके ऊपर कुछ काम करा था कि वाकई ये हॉरोस्कोप ठीक है या नहीं। क्योंकि देखो दोस्तों, जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तब तक आपको ज्योतिष तो क्या, कुछ भी सब्जी बनानी भी नहीं आएगी। कहते हैं ना, अपने मरे ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं। तो जब तक आप अपने हाथ से, अपनी दिमाग से, अपनी आंखों से ज्योतिष में काम नहीं करोगे, तब तक सूत्र ना तो मेमोराइज होंगे, ना आपकी इस मेमोरी में फिट बैठेंगे। तो एक एक हॉरोस्कोप को लिया करो, एनालाइज किया करो और उसको अपने दिमाग में बिठाया करो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है। धनु लगन की कुंडली है और भाई मकर इसकी राशि है। तो धनु लगन की कुंडली है। तो हम सबसे पहले लगन से शुरू करते हैं। आप जानते हो, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को और एंड तक बने रहना। धनु लगन की कुंडली है। इस कुंडली के अंदर देखो, लगन का स्वामी लगन में है, तो ये कुंडली तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग हो गई, बहुत बढ़िया कुंडली होगी। और एक बात आपको और बताता हूं, हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर बृहस्पति को हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है। तो बृहस्पति हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है और आरएसएस की सारी कार्यशैली हिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप कभी शिवसेना की हॉरोस्कोप भी देखोगे ना, वहां पर भी कुछ ऐसे ही योग बना हुआ है, वो भी हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करते हैं। बीजेपी की हॉरोस्कोप में भी कुछ ऐसा ही है। चलिए बात करें आरएसएस की। तो आप देख रहे हो, लगन का स्वामी लगन में, उसने लगन को बहुत स्ट्रांग बना दिया। इससे ऊपर और आगे चलकर देखते हैं तो इस लगन से 10वें घर के अंदर सूर्य दिग्बली, मंगल दिग्बली और अपना बुध उच्च राशि का 10th हाउस में एक बहुत बेहतरीन और एक अच्छा योग बनाकर 10th हाउस को स्ट्रांग कर रहे हैं। एक आपको और योग बता रहा हूं, अगर 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में उच्च का हो जाए और साथ में 9th हाउस लॉर्ड भी आ जाए, तो ऐसा योग एक विशेष राजयोग हो जाता है। शास्त्र ऐसे योग को श्रीनाथ राजयोग कहते हैं। ये लोगों की कुंडलियों में
अक्सर नहीं मिलता, लेकिन जिन कुंडलियों में मिल जाता है और दूसरे योग भी अवेलेबल होते हैं तो वहां पर तरक्की हो जाती है। अब आप में से भी कुछ लोगों का ऐसा योग बनता होगा जिनका धनु लगन होगा, 7th हाउस लॉर्ड उच्च का होगा 10th हाउस के अंदर, तो आपको ऐसे रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। अब क्यों नहीं मिल रहे होंगे? क्योंकि आपका चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं होगा, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी वेल प्लेस्ड नहीं होगा। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलो चंद्रमा को देखते हैं। तो चंद्रमा को देखो, चंद्रमा यहां पर पक्ष बली है, बहुत बढ़िया इसके अंदर पक्ष बल मौजूद है। शुक्ल पक्ष की दशमी की ये जन्मपत्री है। चंद्रमा से 10th हाउस देखो, लगन से 10th हाउस देखा था आपने अभी, अब चंद्रमा से 10th हाउस देखो। योग कारक प्लेनेट शुक्र अपनी राशि का उच्च के शनि के साथ एक शानदार और बेहतरीन राजयोग बना रहा है। इनकी प्रॉस्पेरिटी का ये एक बहुत अच्छा कारण है। और आपको बात बताता हूं, कुंडली में 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। जब भी धर्म त्रिकोण आपस में कनेक्ट करते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने राज धर्म के प्रति डिवोटेड होते हैं। आप देखो यहां पर कुंडली का लगन का स्वामी लगन में, जो 5th हाउस को देख रहा है और 9th हाउस को देख रहा है। 10th हाउस में देखो 5th हाउस लॉर्ड मंगल, 9th हाउस लॉर्ड सन कनेक्ट कर गए और ये योग कहां बन रहा है? केंद्र में बन रहा है। इसकी इंटेंसिटी को उसने और हाई कर दिया। जब नवांश में जाकर देखते हैं तो नवांश में मेष लगन है, लगन में उच्च राशि का सूर्य हो गया है और बृहस्पति की दृष्टि है। आप देखो कि 1, 5, 9 को कितना बेहतरीन कनेक्ट कर दिया। नवांश कुंडली के अंदर लगन के स्वामी की 5वें घर पर दृष्टि है, जो यहां पर आप लोगों के सामने नहीं रखा जा रहा, आपको सिर्फ बताया जा रहा है। तो D1 में और D9 में धर्म त्रिकोणों का आपस में कनेक्शन एक बहुत बेहतरीन योग इस कुंडली के अंदर निकल कर आता है। अब इस कुंडली को थोड़ा और आगे चलकर जांचते हैं कि क्या ये कुंडली ठीक है। तो मेरे दोस्तों, इस कुंडली को जब मैंने देखा, अभी तक इनके टोटल 7 आरएसएस चीफ हुए हैं। हेडगेवार जी, गोलवरकर जी, मधुकर दत्तात्रेय जी और राजेंद्र सिंह जी, सुदर्शन जी और अब मोहन भागवत जी। इनका जब जब चेंज हुआ, मैंने उन चीजों को, उन दशाओं को इस कुंडली पर लगाने की कोशिश की तो लगा कि यह कुंडली ठीक है। अब ये चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कुंडली का 8वां घर, लगन से 8वां घर और लगन से 12वां घर, ये आपके बड़े परिवर्तन को दिखाता है। अब जरा ध्यान दो, गोलवरकर जी 21 जून 1940 को दूसरे आरएसएस चीफ बने। उस वक्त मैं आपको सिर्फ प्रत्यंतर दशाओं तक सीमित रख रहा हूं, महादशा और अंतरदशा की बात नहीं कर रहा। एक में करूंगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर महादशा अंतरदशा की बात करूंगा तो फिर काफी लंबा चला जाएगा प्रोग्राम। सिर्फ प्रत्यंतर दशा नाथ को हम पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं। तो यहां देखो, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही थी जिस वक्त गोलवरकर जी ने आरएसएस का चीफ का पद संभाला। और गोलवरकर जी अभी तक के सबसे लंबे पद पे रहने वाले व्यक्ति रहे, वो लगभग 33 साल तक रहे, 1973 तक। चलो चंद्रमा को एनालाइज करते हैं कुंडली के अंदर। आप देखो, चंद्रमा इस कुंडली के अंदर 8th हाउस लॉर्ड होकर 2nd हाउस में चला गया है। 8th हाउस परिवर्तन दिखाता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सूत्र दिया। और 2nd हाउस आपकी फैमिली है, इनकी फैमिली में परिवर्तन, इनके चीफ के अंदर परिवर्तन। चीफ की कुर्सी बदल गई, डॉक्टर हेडगेवार जी चेंज कर दिए गए, रिप्लेस हो गए, या जो भी स्थितियां रही उन पे जाने की जरूरत नहीं है। गोलवरकर जी नए चीफ आ गए। 8वें घर का रोल शानदार आप लोगों को दिख रहा है, मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं मुझे लगता है। ये राहु केतु एक्सेस में है, वो एक अलग बात है। चंद्रमा का जो नक्षत्र का स्वामी है, चंद्रमा यहां पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य देखो 10th हाउस के अंदर है, लग गया 10th हाउस, कनेक्ट हो गया। अब इस 10th हाउस के अंदर 10th हाउस लॉर्ड मरकरी भी है। अब इन चीजों को आप याद रखना कि मरकरी का रोल हमेशा आ रहा है जब जब आरएसएस का चीफ चेंज होता है। चंद्रमा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आए मधुकर दत्तात्रेय जी। 5 जून 1973 को वो चीफ बने आरएसएस के,
उस वक्त देश की कुंडली में आरएसएस की कुंडली में मरकरी का प्रत्यंतर चल रहा था। अब जरा मरकरी को देखो, मरकरी 10th हाउस लॉर्ड है, किसके साथ बैठा हुआ है? 12th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। माइंडेड, ध्यान देने वाली बात है। एक बात मैं आपको और बताऊं, मरकरी और मार्स यानी कि बुध और मंगल ये दोनों क्लोज डिग्री कंजंक्शन में है, और मंगल और सूर्य ये दोनों क्लोज डिग्री कंजंक्शन में है। तो इनका इफेक्ट इनके ऊपर ज्यादा देखने को मिला। तो एक बार फिर आपने देखा, जब मधुकर जी ने आरएसएस चीफ का पद संभाला तो मरकरी का प्रत्यंतर चल रहा था। मरकरी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, 10th हाउस लॉर्ड है, उच्च का है, 12th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है। 12th हाउस भी आपके चेंजेस को दिखाता है, क्योंकि 10th हाउस में बैठा है तो अथॉरिटी को चेंज कर दिया उसने। आगे देखते हैं तो राजेंद्र सिंह जी हैं 94 मार्च 94 के अंदर, उस वक्त भी मरकरी का प्रत्यंतर चल रहा था। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मरकरी। उसके बाद 10 मार्च 2000 को सुदर्शन जी आरएसएस चीफ बने, तो उस वक्त मरकरी की महादशा, मरकरी की अंतरदशा और जुपिटर चल रहा था। तो आप देखो, महादशा और अंतरदशा में बुध आ गया, मरकरी आ गया, तो मरकरी का बहुत बड़ा हाथ रेप्लिकेशन के अंदर मैं आरएसएस की कुंडली में देख रहा हूं, तो इसलिए मुझे कुंडली ठीक लगती है। अब आगे चलते हैं तो 21 मार्च 2009 को देखते हैं, तो मोहन भागवत जी ने आरएसएस चीफ का पद संभाला, तो उस वक्त भी मरकरी का प्रत्यंतर चल रहा था। तो मरकरी का प्रत्यंतर आरएसएस चीफ को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अभी तक हमने अपने इस एनालिसिस के अंदर देखा। अब हम थोड़ी आगे की बात करेंगे कि आगे आरएसएस किस तरह से काम करेगी। जैसा कि मीडिया में भी कहा जा रहा है कि आरएसएस के और मोदी जी के रिलेशनशिप खराब हो रही है, XYZ ये सब चीजें बातें की जा रही हैं। तो क्या ऐसा आगे भी होने जा रहा है या ऐसा आगे भी होगा, इस चीज को भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं। अब ये एक सोशल वर्कर संस्था है, वो मैंने आपको धर्म त्रिकोणों से मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया। इसके अधिकतर लोग बैचलर होते हैं, उसका भी कारण इसके अंदर मौजूद है, वो फिर और लंबी बात चली जाएगी। अभी हम अपनी बात को रखते हैं कि क्या रिलेशनशिप, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पतन हो रहा है। एक सूत्र देने जा रहा हूं आपको, मैं बताने जा रहा हूं। ज्योतिष के बेसिक सूत्रों को जब हम भूल जाते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन गलत हो जाती है, तो हमें बेसिक सूत्रों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बेसिक सूत्र पराशर होरा शास्त्र बहुत क्लियर कहता है कि त्रिषडाय के स्वामी खराब रिजल्ट देते हैं, अगर ये कनेक्ट हो जाते हैं तो। इस लाइन को याद रखें, त्रिषड आय, त्रि मतलब तीसरा, षड मतलब छठा, आय मतलब 11th हाउस। त्रिषडाय हाउसेस के स्वामी खराब रिजल्ट देते हैं। अब आप जरा इस हॉरोस्कोप के ऊपर ध्यान दो, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने सूत्र आपको दे दिया, अब इस सूत्र को इस जन्म पत्री पर लगाकर देखते हैं। कुंडली के अंदर मई 2022 को शुक्र की महादशा आरएसएस की कुंडली पर लगी। अब इस शुक्र को देखो, ये शुक्र कुंडली के 11th हाउस में बैठा हुआ है, जो त्रिषडाई का हाउस है, अपनी राशि का, बेशक कोई शक वाली बात नहीं है। और किसके साथ बैठा है? ये शनि के साथ बैठा है। तो शनि कौन से घर का स्वामी है? तीसरे घर का स्वामी है। और शुक्र की दूसरी लॉर्डशिप कहां की है? छठे घर की लॉर्डशिप है। तो हो गया कनेक्शन, 3, 6 और 11 का कनेक्शन हो गया। बेशक इसके अंदर सेकंड हाउस भी इन्वॉल्व हो गया, सेकंड हाउस तो आपकी फैमिली है, लेकिन त्रिषडाय हाउसेस इसके अंदर कनेक्ट हो गए। शुक्र को जब हम नवांश चार्ट के अंदर देखते हैं तो वहां पर भी शुक्र सेकंड और 7th हाउस लॉर्ड बन जाता है, जो अच्छी स्थिति नहीं होती। तो आप देखो 2022 के बाद ऐसा कहा जाता है, 2024 के चुनाव में मीडिया के द्वारा भी कहा जा रहा है, आम जनता भी कह रही है कि आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। तो क्या इस कुंडली से वो प्रूव होता है, वेरीफाई होता है, जस्टिफाई होता है? तो बिल्कुल यस, ये चीज जस्टिफाई हो रही है इससे। और आप देखो कि 2022 के बाद
बेशक जितना मर्जी कुछ कहते रहो, आरएसएस का ग्राफ थोड़ा गिरा तो है, वो ये ग्रहों की स्थितियों के कारण। तो क्या आने वाले समय में आरएसएस एक बार फिर उठने वाली है? तो मेरा आंसर है यस, 100% उठने वाली है, क्योंकि अभी आरएसएस का पतन नहीं हो रहा। शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर, सूर्य को एनालाइज करते हैं, सूर्य 10th हाउस के अंदर है, मंगल के साथ है, श्रीनाथ राजयोग के अंदर इन्वॉल्व है, तो सूर्य बड़े परिवर्तन दिखा रहा है मुझे, इनकी अथॉरिटीज के अंदर चेंजेस दिखा रहा है मुझे, और ये सूर्य अच्छा काम करने की, देशभक्ति की एक झलक मुझे दिखा रहा है। इस कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा के अंतर्दशाएं आरएसएस की टॉप चेयर को एक बार फिर बदलने जा रही हैं। मतलब मोहन भागवत जी का रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। यहां पर कोई और चीफ आने वाला है, वो भी इन्होंने चुन लिया होगा। मैं समय आने पर आपको डेट बता दूंगा, मैंने अभी मतलब वो मंथ बता दूंगा, मैंने वो भी कैलकुलेट नहीं करे, लेकिन मोटा मोटा मैंने इस हॉरोस्कोप को इस तरह से एनालाइज किया। तो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पहली बात पतन नहीं हो रहा, दूसरी बात अच्छे रिलेशन रहेंगे, देश को अच्छे से चलाएंगे, इसमें मुझे इसके अंदर कोई शक नहीं दिखता। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस, ज्योतिष के सूत्रों को आधार बनाकर मैंने आप लोगों के सामने ज्योतिषीय सूत्रों को सही प्रूव करने की कोशिश की है, या उन सूत्रों को वेरीफाई करने की कोशिश की है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।